नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने अपने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है। 10 किस्म के वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बनाई तो पहली तरजीह लोगों की तनख्वाहें दुगनी करना होंगी, 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, हर बच्चे को तालीम तक रसाई दी जाएगी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज का निज़ाम बनाएंगे, 30 लाख घर बना कर देंगे और कुछ कार्ड्स के इजरा की भी बात की और भूख मिटाओ प्रोग्राम शुरू करने की बात की। बुखारी साहब, इससे पहले के इंतखाबी मंशूर के हवाले से हम बात करें, मैं ये चाहूँगी कि जो आज दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा की आज 16वीं बरसी है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि उनकी अजमत के बारे में तो मेरे ख्याल से हम जितनी भी कोशिश कर लें कोई इजाफा नहीं कर सकते, लेकिन जो उनके अपने अचीवमेंट्स हैं ज़िंदगी की, जो उनके स्टेटस है, उसको कोई अंडरमाइन नहीं कर सकता। शी वॉज द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इलेक्टेड इन द मुस्लिम वर्ल्ड, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। पहली इस्लामी दुनिया की इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थी। 2 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनी और तीसरी मरतबा भी वो ऑलमोस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी हुई थी कि उनको बम धमाके की नज़र करके शहीद कर दिया गया। ये एक लंबी कहानी है, इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करने की ज़रूरत है, लेकिन 2-4 बातें मैं इस हवाले से अर्ज़ करना चाहता हूँ। जलावतनी से वापस जब वो आई 10 अप्रैल 1986 को, और उन्होंने आके वापस चैलेंज किया ज़ियाउल हक जैसे मिलिट्री डिक्टेटर को, जिन्होंने उनके बाप की जान ली थी, उनको फांसी चढ़ाया था, तो वो अहले लाहौर आज तक वो मजमा और वो नज़ारा नहीं भूल सके हैं। मैं सेफली ये कह सकता हूँ, फ्रॉम द एयरपोर्ट टू इकबाल पार्क प्रेजेंटली इट वाज एन ओशन ऑफ ह्यूमन हेड्स। ये मैं बिल्कुल कन्विक्शन से कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उस क्राउड का साइज़ बता सकूँ। वो एक अजीम बाप की अजीम बेटी थी। उनका ख़ानदान जो है वो शहादतों के एतबार से जाना जाता है, चाहे वो शाहनवाज़ थे, चाहे मिर्ज़ा भुट्टो थे, चाहे बेनज़ीर थी, चाहे खुद वो थे। मतलब है कि आप उनका कद किसी सूरत में भी छोटा नहीं कर सकते। शी वॉज ए सिंबल ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन पाकिस्तान, इसमें भी कोई दो राय मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। शी स्टूड for the country, she stood for women, she stood for in the international arena। बाप की तरह से उनका भी बहुत बड़ा यानी किरदार है। एक और बात उनके बारे में जल्दी मैं अर्ज़ कर दूं कि वो अभी उनके वालिद जब प्राइम मिनिस्टर बने तो शी वाज अंडर स्टडीज़ इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो तब उन्होंने एक पाकिस्तान पेपर लिखा था। ये पेपर वो होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद रखी जाती है, जिसके बेस पर वो पेपर आज भी फॉरेन ऑफिस में पॉलिसी साजी के लिए फंडामेंटल एलिमेंट समझा जाता है। तो ये उनकी ब्रिलियंस जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद से नहीं थी, बल्कि बहुत पहले से थी। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए जनाब आप उनके बेटे की तरफ। और बुखारी साहब, लेकिन एक और अफसोसनाक बात भी इससे जुड़ी है कि 16 साल गुजर चुके हैं लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिल सका। देखिए, ये ज़रा मैंने कहा ना कि बात चल निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। उनके बाप को इंसाफ मिल गया। जिन जजों ने बाद में फ़ैसला करने के बाद माफ़िया मांगी और आज अब वो रेफरेंस दोबारा कोर्ट के सामने है, लगा पता किसी का। उसके पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर था और बेनज़ीर के कत्ल के पीछे भी, उसकी शहादत के पीछे भी एक फ़ौजी डिक्टेटर ही था। नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, जनरल मुशर्रफ का दौर था वो। मतलब कहने का ये है कि ये बहुत एक पूरे प्रोग्राम का सब्जेक्ट है, इसके ऊपर फिर किसी वक्त बात करेंगे। अब ज़रा उनके बेटे की तरफ आते हैं। जी, जो दावे बिल्कुल ठीक कहा कि उन्होंने, आपको याद होगा सबसे पहला नारा जो भुट्टो साहब ने दिया था जब पार्टी तश्कील दी थी 1969 में, वो था रोटी कपड़ा मकान, और ये नारा कई दहाइयों तक बिका और खूब बिका। अब ये नए एक नारे को छोड़ दिया उन्होंने, बहुत सारे नारे लगा दिए हैं, छोटे-छोटे जिसकी आपने तफसील तो बयान कर दी। जो आपने कहा ना कि बहुत सारे कार्ड्स, उन्होंने उन कार्ड्स का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि जो महात्मा खान साहब थे PTI के, उन्होंने 50 लाख घर बना के देने का कहा था, जो वादा कभी इफ़ा नहीं हुआ, ना हो सकता था, क्योंकि बुनियाद ही नहीं पड़ी थी। इन्होंने कहा कि हम 30 लाख घर बना के देंगे। मुझे पता नहीं क्यों उम्मीद है कि शायद वो ऐसा कर जाए, इसलिए कि सैलाब से मुतासर जो लोग हुए, बेघर हुए, उनके लिए फ्री घर बना के देने का आगाज़ हो चुका है और ये बनने शुरू हो गए। अच्छा। तो आई हैव नो रीज़न टू डाउट हिज इंटेंशन कि वो शायद ऐसा कर गुजरें। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या ही बात है। अब आ जाए कार्ड्स पर। देखिए जी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड तो पहले से है। अब उन्होंने कहा जी हम हारी कार्ड बनाएंगे, यानी किसानों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम मज़दूर कार्ड बनाएंगे, मज़दूरों के लिए। फिर उन्होंने कहा जी हम यूथ कार्ड बनाएंगे, नौजवानों के लिए। तो ये अगर वो बना पाएंगे तो काफ़ी सारी ऐसी यानी आबादी जो है वो शहरों में हो चाहे गांव में रहती हो, जो बेरोज़गार है,
यानी सबको लाइन में लगाने का प्लान है। नहीं, लाइन में तो शायद वो लग जाएंगे अगर कार्ड बन के उनको बेनिफिट मिलने लग गया, लेकिन ये कि ऐसा करने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। फंड्स के लिए तो हमने देखा कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा से तकाजा करती रही कि जी मरकज़ ने उन्हें वो फंड्स नहीं दिए जो उनका हक बनते हैं। अगर इसी तरह का रोना धोना जारी रहेगा तो फिर ये सारा जो एजेंडा है जो कि बहुत अट्रैक्टिव है, मेरे ख्याल से मैं सेफली ये कह सकता हूँ कि इस वक्त तक जितनी भी पार्टियों के मंशूर हमारी नज़र से गुजरे हैं उसमें ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो बुखारी साहब, क्या आपको लगता है कि आज भी इस किस्म की जो कैंपेन चलाई जाएगी इन्हीं वादों पे, नारों पे, जो बुनियादी तौर पर ये हमारे वो बुनियादी राइट्स हैं जिनको पूरा करना एक मुल्क की जिम्मेदारी होती है, तो ये फिर आपने एक बहुत गंभीर बहस छेड़ दी है। मैं कोशिश करता हूँ उसका जवाब देने की। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर आपने मरकज़ में हुकूमत बनानी है, क्योंकि हुक्मरान वही है जो मरकज़ में हुक्मरान है, सूबों में मेजॉरिटी मिलना एक अलग बटन है, लेकिन अलग बात है। और एक ये तारीख़ी हकीकत है कि जिस किसी ने भी मरकज़ में हुकूमत बनाई है उसने पंजाब में बेहतर परफॉर्म किया है। ये इसलिए भी कि इसकी आबादी सबसे ज़्यादा है, इसके वसाइल सबसे ज़्यादा हैं, ये इलाका भी सबसे बड़ा है, और 2018 में ये स्पेस पीटीआई के पास। करेक्ट। और मुझे इस बात की खुशी है कि बिलावल ने इस मरतबा पंजाब को फोकस किया है, खुद भी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जियाले को जगाएंगे। देखिए, जियाला जो है वो नाराज़ क्यों हुआ, वो जाके घर क्यों बैठ गया? होता यह है कि जो भी हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पाती उसका वोटर जो है वो डिजेक्ट होके, डिसअपॉइंट होके, फिर वो ये एक माइंड सेट है, वो जाके घर बैठ जाते हैं कि अच्छा जी इन्होंने ना हमसे कोई वादा पूरा किया, ना इन्होंने परफॉर्म करके दिया है, हम तो जाके घर बैठ जाते हैं। ये हमारे यहाँ माइंड सेट है। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो नहीं परफॉर्म कर पाई थी, तो उसके बाद ये एक नेचुरल आउटकम थी कि जियाला जो है उसने खामोशी इख्तियार कर ली। लाताल्लुक तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि वो अभी भी पार्टी के साथ उसी तरीके से जुड़े हुए हैं। बिलावल ने जो वादे कर दिए हैं, इनमें से अगर वो 50 to 60% भी पूरे कर गुजरे तो मैं कहता हूँ कि एक तरह से इनकलाब आ जाएगा, और इनकलाब आ जाना चाहिए। अब दूसरी तरफ ये है कि आज उन्होंने अपनी उस तकरीर में, जहाँ वो तकरीर कर रहे थे, जहाँ ये सारे ऐलान किए हैं उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब अगर मेरी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो फिर प्राइम मिनिस्टर का उम्मीदवार मैं हूँ। और ये उन्होंने कहा गड़ी खुदा बख्श में और अपने वालिद बुजुर्गवार की मौजूदगी में जी। तो वो जो जरदारी साहब ने 2 मरतबा, एक दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक दफ़ा किसी मीटिंग में ये कहा था कि मैं भी तो प्राइम मिनिस्टर हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से वो कंट्रोवर्सी आज उन्होंने ख़त्म कर दी है। देखना ये है तो बुखारी साहब, ये दावे की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली देखें तो ये भी आपने भी कहा कि वज़ीर आज़म बनने के लिए पंजाब वाला फैक्टर, इसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, पंजाब वाला फैक्टर बहुत ज़रूरी है। तो पंजाब को अगर आप इस तरह से आप कह लें कि सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, आप अपनी प्रायोरिटी नहीं रखेंगे, तो फिर आप वज़ीर आज़म के ओहदे तक प्रैक्टिकली कैसे पहुँचेंगे? थोड़ी सी सूरत हाल जो है वो उनके हक में है, इसलिए तहरीक इंसाफ ने एक चेंज लाई पंजाब के अंदर। आपने देखा 2018 के इलेक्शन में जैसे भी आई, लेकिन वो पार्टी बिखर गई है। नवाज शरीफ साहब जो हैं खुद मुल्क से 4 साल बाहर रहे हैं, पीछे उसकी पार्टी की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत एनविएबल नहीं रही है। तो एक चांस मौजूद है, एक स्पेस मिली है, अगर इस स्पेस को वो सही से एनकैश कर लेते हैं तो द पार्टी कैन परफॉर्म। मैंने जैसे कहा ये नहीं, एक महीने में ये मुमकिन होगा? ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, यानी एंटी नवाज वोट आप कह रहे हैं। आई एग्री विद यू, पीपल्स पार्टी के पास ही इज ओनली फोकसिंग द एंटी नवाज शरीफ एंड एंटी पीटीआई वोट, ठीक है, या जो स्प्लिट वोट है उसको वो ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसमें कामयाब हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, इसका तो क्या इनको फोर्स ही नहीं करना चाहिए था कि इस पर वर्किंग जो है वो पहले से शुरू कर देते, क्योंकि पीटीआई का फेट एक पहले से देखा भी जा रहा था। मुझे अच्छी तरह से याद है कि 4-5 साल पहले जरदारी साहब ने ये ऐलान किया था कि हम फोकस करेंगे पंजाब को, और अगर आपको याद हो जो सैलाब आए थे उसमें फिर बिलावल साहब तशरीफ़ लाए थे और बहुत वार्म वेलकम उनको मिला था सैलाबी इलाकों में, जहाँ और वही बुज़ुर्ग ख़वातीन ने अपने दुपट्टे उनके ऊपर फेंके थे। वो मुझे अच्छी तरह से मंजरनामा याद है, लेकिन फिर वो फोकस से फिर हट गया और वो मामला वहीं लटक गया। अब बिलावल साहब काफ़ी अरसे से, कई मतलब महीनों या तकरीबन साल भर से ये कह रहे हैं कि पंजाब में हमें जियाले को रिवाइव करना है। वो अगर रीसरेक्ट हो जाता है, अगर वो जाग उठता है, ये आपकी बात ठीक है कि वो 1 महीने में जाग जाएगा कि नहीं जाग जाएगा, लेकिन अगर जियाला अपने घर से निकल पड़ता है पार्टी के लिए तो उनकी परफॉर्मेंस के बेहतर होने के चांसेस 100% है। ठीक हो गया।